हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हाल में ही आकाश बैनर्जी और ध्रुव राठी ने कोलैबोरेट करके साथ में एक वीडियो बनाया जिसमें वो लॉजिकल फैलेसीज की बात कर रहे थे। लॉजिकल फैलेसी तर्क में एक एरर है जिससे कि आपका पूरा तर्क इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाता है। तो वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि किस तरह से मोदी और उनके जो भक्त हैं वो हमेशा लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करते हैं और इन लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और जरूरी इश्यूज पे बात करने से घबराते हैं। तो पहली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने ये देखी है कि जो लेफ्टिस्ट हैं वो एक स्पेसिफिक इशू के बजाय अब सिर्फ एंटी मोदी हो गए हैं। अब उनको इश्यूज से मतलब नहीं है, अब उनको सिर्फ मोदी को हटाने से मतलब है। ये लोग भी सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई मोदी सारे इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहा है, मोदी देश को तबाह कर रहा है। फिर जो महागठबंधन अभी फॉर्म हुआ है वो भी यही कह रहा था कि भाई मोदी और अमित शाह को किसी भी तरह से हटाना है। तो आज हम जो इन लोगों ने फैलेसीज की बात की है, लॉजिकल फैलेसीज की बात की है, उन फैलेसीज को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये दोनों खुद इन लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। लेकिन फैलेसीज में जाने के पहले ध्रुव ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली जिसका जवाब मुझे देना जरूरी है। इंटरव्यू जो वो देते हैं वो ऐसे स्क्रिप्टेड से होते हैं कि एक काउंटर क्वेश्चन तक नहीं पूछा जाता उनसे। तो आप बताइए, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को डर लगता है? क्या मोदी जी को डर लगता है? क्या हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अकाउंटेबल ही नहीं है? टफ सवाल का जवाब देने से डर लगता है? अरे यार, आप जाके जो स्मिता प्रकाश ने इंटरव्यू लिया है मोदी का वो जाके देख लो, उसमें देख लो किस तरह के सवाल पूछे गए हैं मोदी से। जितने तरह के सवाल लेफ्टिस्ट मोदी से पूछना चाहते थे ऑलमोस्ट वो सारे सवाल पूछे गए हैं। चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप? आपके नैरेटिव में कांग्रेस मुक्त भारत कई बार आ चुका है, लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं, सामान्य जो नागरिक है वो कांग्रेस को एक विकल्प, एक ऑप्शन मान रहा है। इसीलिए तो हिंदी हार्टलैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रांग थी, अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है। 2018 में ये जो चुनाव हुए, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं दैट द रीजन फॉर द लॉस वाज एक तो नोटबंदी और फिर जीएसटी के पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की ज़रूरत थी? फिर आपने ब्लैक मनी की बात की, पैरेलल इकोनॉमी की बात की, तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे, वो अभी भी मेहुल चोकसी हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, विजय मल्ल्या, अभी भी वो बाहर हैं? वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने की और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने की, वो ऑब्जेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हो पाए। और कितने टफ सवाल चाहिए और क्या चाहिए आपको कि उठ के मोदी को लपड़ मार दे जर्नलिस्ट, तभी चैन मिलेगा आपको? और दूसरी बात जो है अकाउंटेबिलिटी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोदी अकाउंटेबल नहीं है। अबे यार, क्या फूक रहे हो आप लोग? थोड़ा हमारी तरफ भी बढ़ाओ भैया। क्या लगता है आपको किस देश में रह रहे हो आप? सोमालिया में, पाकिस्तान में? नहीं, ये भारत है, भारत में रह रहे हो। इट्स अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। अगर लोगों को मोदी पसंद नहीं है, अगर लोगों को मोदी का काम पसंद नहीं है, तो लोग मोदी को नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे ही डेमोक्रेसी चलती है भारत की। लोग वोट नहीं देंगे मोदी के लिए। ये तो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है। इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी और क्या हो सकती है? अब आते हैं फैलेसीज पे। तो इनकी जो पहली फैलेसी है वो है स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट एक ऐसी लॉजिकल फैलेसी है जिसमें आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को इस तरह से मिस रिप्रेजेंट करते हो कि उसका काउंटर करना आसान हो जाए। मिस रिप्रेजेंट करने के काफी तरीके हो सकते हैं। आप ओवर सिंप्लीफाई कर सकते हो दूसरे की आर्ग्यूमेंट को, एग्जैजरेट कर सकते हो दूसरे की आर्ग्यूमेंट को, या दूसरे की आर्ग्यूमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा सकते हो। ये कहते हैं कि भाई लोग स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं बात को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए, बात को डिस्टॉर्ट करने के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये लोग स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि ये लोग हमेशा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और सबरीमाला के ऊपर स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते रहते हैं। ये हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई सबरीमाला जो है वो औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो कि एक स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट है। देखिए, ये बात समझनी जरूरी है कि एक्सक्लूजन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हर केस में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को देखते हैं। मुसलमानों ने 1947 में अपना डिसीजन ले लिया। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हम इन कुफार हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हम इनके साथ रहना नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो हम भारत को काट कर एक अलग देश बनाएंगे और एक अलग देश में रहेंगे।
तो उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया, तो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में उनको ऐसे कोई हक नहीं है वापस आने का। लेकिन जो इन मुसलमान देशों में माइनॉरिटीज हैं, जिनको तंग किया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनकी भारत को मदद करनी चाहिए, जो भारत इस बिल के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा है। सबरीमाला पर आते हैं। सबरीमाला में लोग कह रहे हैं कि ये औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं है। ये केस है कि जो सबरीमाला के देवता हैं अयप्पा, वो अपना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वो धर्म निभाने का हक है। इसलिए औरतों से विनती की गई है कि आप कृपया सबरीमाला में ना जाएं। तो ये बात औरतों की नहीं है, ये बात है अयप्पा की अपना धर्म निभाने की। और ये साई दीपक ने भी बहुत अच्छे से समझाया है कि हर केस में एक्सक्लूजन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन ये दोनों तब भी इन इश्यूज पे स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो भैया ये तो वही बात होगी कि अंधा लोगों को देखना सिखा रहा है। फिर आते हैं दूसरे लॉजिकल फैलेसी पे, जिसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। इसे कहते हैं दोस्तों स्लिपरी स्लोप, हमारी दूसरी लॉजिकल फैलेसी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, उससे ऐसे चेन ऑफ इंसिडेंट्स होंगे कि बाद में एक बहुत बड़ी कोई नेगेटिव चीज हो जाएगी। इस फैलेसी का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है फियर मॉन्गरिंग के लिए, यानी लोगों में डर बैठाने के लिए किसी चीज का। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये लोग स्लिपरी स्लोप फैलेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा खुद स्लिपरी स्लोप फैलेसी का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये लोग कहते रहते हैं कि भाई पिछले 4 सालों में इतने सारे अंधभक्तों ने जन्म ले लिया है, और उसके पहले तो भाई अंधभक्त होते नहीं थे। पिछले 4 सालों में अंधभक्तों ने जन्म ले लिया है, ज़ॉम्बीज ने जन्म ले लिया है, जो भारत को तबाह करने पे तुले हुए हैं। एक ऐसी ब्रीड ने जन्म लिया है जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बीज कहते हैं। और ध्रुव जी ये भी बोलते रहते हैं कि मोदी के राज में जर्नलिस्टों पे अटैक हो रहे हैं, इंटॉलरेंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है, काउ लिंचिंग्स इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो अगर मोदी को दोबारा वोट किया गया तो ये सब और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये तो स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट ही हुआ ना, जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जितने भी लेफ्टिस्ट हैं और आकाश बैनर्जी भी, ये हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं कि भाई मोदी जो है वो सारे इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। और बैनर्जी बाबू तो खुद ये नैरेटिव बढ़ा रहे हैं कि जो मोदी राज है वो इमरजेंसी से भी खराब है। अच्छा, इमरजेंसी से भी खराब है? कि ये स्लिपरी स्लोप फैलेसी नहीं हुई कि भाई मोदी राज में इमरजेंसी से भी खराब हालात हैं, और अगर दोबारा हमने मोदी को वोट दिया तो भाई क्या हालत हो जाएगी देश की। ये खुद इतनी स्लिपरी स्लोप फैलेसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग तो इतनी बकवास कर रहे थे कि मार्कंडे काटजू, जो कि खुद एक काफी बड़े लेफ्टिस्ट हैं, उन्होंने आके खुद बोला कि यार आकाश बैनर्जी बकवास करना बंद करो, बहुत हो गया। फिर तीसरी फैलेसी है लोडेड क्वेश्चन। ये वाली बड़ी दिलचस्प लॉजिकल फैलेसी है दोस्तों। इसका नाम है लोडेड क्वेश्चन, यानी एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जिसके अंदर एक अजम्पशन ऑलरेडी बिल्ट इन है। इसका जवाब कुछ भी दे दो, हाँ ये दो या ना दो या कुछ भी जवाब दो आप, इसका जो कंक्लूजन निकलना है पूरे आर्ग्यूमेंट का वो ऑलरेडी निकल चुका है। एक और एग्जांपल मैं आपको इसका सुनाता हूं। मोदी जी, आप में ये फकीरी आती कहां से है? तो ये कहते हैं कि भाई मोदी से लोग लोडेड क्वेश्चन पूछते हैं, लोडेड सवाल बहुत पूछते हैं। पहला जवाब उसका ये कि भाई जितने भी पॉलिटिशियन है ना दुनिया में, उन सब से ज्यादातर लोग लोडेड सवाल ही पूछते हैं। वो इसी तरह के इंटरव्यूज देते हैं जिसमें लोग उनसे ज्यादातर लोडेड सवाल पूछें। लेफ्टिस्टों को ओबामा इतने पसंद हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने पसंद हैं। ये तीनों लोग हमेशा ऐसे इंटरव्यूज दिया करते थे जिसमें कि जर्नलिस्ट उनसे हमेशा लोडेड सवाल पूछते थे। लेकिन उससे इनको कोई कंप्लेंट नहीं है। इससे कंप्लेंट है कि भाई मोदी से लोग लोडेड सवाल क्यों पूछते हैं। और जब आए दूसरों को लोडेड सवाल का ज्ञान देने की, तो ध्रुव राठी जी ने एक बार एक इंटरव्यू लिया था विनोद दुआ से। तो विनोद दुआ चाचा जान से देखिए उन्होंने ये कैसा सवाल पूछा। तो आज के टाइम पे जो देश में हालत है काफ़ी अच्छे नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक से एक करके, क्या कह सकते हो आप, अटैक किया जा रहा है, उन पे हाईजैक किया जा रहा है। आपकी इतने लंबे एक्सपीरियंस रहा है, आप इंदिरा गांधी के टाइम पे भी थे, तो उसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उससे भी बेकार हालत है इस टाइम पे या? तो ये देखिए कि ये कितना लोडेड सवाल है। ये सवाल इतना लोडेड है कि सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया ध्रुव जी ने। ये कह रहे हैं कि भाई देश के इंस्टीट्यूशंस की हालत कितनी खराब है, देश की हालत इतनी खराब है, ये जो आज की हालत है ये क्या इमरजेंसी से भी बदतर है? वाह, ये खुद विनोद दुआ से इतना लोडेड सवाल पूछ रहे हैं और फिर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई लोडेड सवाल ना पूछा करो। अबे ये सवाल इतना लोडेड है कि विनोद दुआ को पीठ में दर्द हो गया 2 हफ्ते के लिए। क्या मजाक है यार ये। फिर जो अगली फैलेसी है वो है फॉल्स डाइकोटमी। इस लॉजिकल फैलेसी को कहते हैं फॉल्स डाइकोटमी। आप लोगों को सिर्फ यही दिखाओ कि 2 ही ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो ये चॉइस या वो चॉइस, या मोदी या राहुल। इफ नॉट मोदी देन हु? या नेशनलिस्ट हो आप या एंटी नेशनलिस्ट हो। ये मैंने भक्तों में बहुत ये देखा है। अगर मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करता हूं तो ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं,
अब तो मैं कांग्रेसी लेफ्टिस्ट बन गया। अब ये पूरे फादर टेरेसा बन जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई मैं देखो कितना भोला प्यारा इंसान हूँ, मैं सिर्फ बस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग मुझे कांग्रेसी लेफ्टिस्ट बोलते हैं। भाई अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को आपके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को आपको गालियां नहीं देनी चाहिए। अच्छा जी, तो फिर ये क्या है? लेकिन ये डिबेट आकाश बैनर्जी के साथ नहीं होगी बल्कि भक्त बैनर्जी के साथ होगी। यहाँ पर ये मैंने भक्तों में बहुत ये देखा है। अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो इस पूरी डिबेट में जो मैंने भक्त बैनर्जी के साथ करी, ये जो सारी लॉजिकल फैलेसीज हैं, इनमें से कुछ फैलेसीज एक से ज्यादा बार इस्तेमाल की गई। एक ऐसी ब्रीड ने जन्म लिया है जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बीज कहते हैं। तो जब इनको कोई क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो वो उनको तरह तरह की चीजें बोलते हैं। ये इनको भक्त बोलते हैं, ये इनको अंधभक्त बोलते हैं, ये इनको ज़ॉम्बी बोलते हैं, ब्रेनलेस ज़ॉम्बी। फिर पलट के ये खुद कहते हैं कि भाई लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ उल्टा सीधा ना बोला करो, ये बड़ी गलत बात है। वाह प्रभु। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये चीज है कि जो इनसे एग्री नहीं करता, जो इनको क्रिटिसाइज करता है, ये उसको भक्त, अंधभक्त और ज़ॉम्बी बोलते हैं और फिर पलट के ये बोलते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि सारे लोग फिर से साथ में जुड़ सकें। हाँ जी, आप लोगों को गरियाते रहो और फिर बोलो कि सब साथ में आ जाइए। वाह। फिर अगली फैलेसी है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। इस लॉजिकल फैलेसी को कहते हैं सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसका आपके पास प्रूफ मौजूद नहीं है, तो आप उस सेम आर्ग्यूमेंट को 2-3 तरीके से दोहराए जा रहे हो अपनी चीज को प्रूफ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी ने हमारी इमेज अच्छी कर दी है दुनिया भर में। क्यों अच्छी कर दी है, कैसे अच्छी कर दी है? हमारी बस छवि अच्छी कर दी है। तो ये कहते हैं कि भाई मोदी ने भारत का नाम ऊंचा कैसे किया, तो भक्त कहते हैं कि बस कर दिया। तो ये खुद भी तो सर्कुलर आर्गुमेंट यूज करते हैं। जब इनसे लोग पूछते हैं कि भाई मोदी की वजह से कैसे काउ लिंचिंग हो रही है, मोदी की वजह से कैसे इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, तो ये कहते हैं बस बढ़ रहा है। और जहां तक कि दूसरी बात है कि जब मोदी के सपोर्टर से पूछा जाता है कि मोदी ने देश का नाम ऊंचा कैसे किया, तो लोग ये नहीं कहते कि बस कर दिया, लोग उसके रीजन देते हैं। और मैं भी आपको वो रीजन देता हूं। जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ और उरी अटैक के बाद जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इससे पहले तो आर्मी को ये सिग्नल मिला कि भाई तुमको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और दूसरा दुनिया को ये सिग्नल मिला कि भारत कॉन्फ्रंटेशन से अब डरता नहीं है, भारत खड़ा होकर लड़ने को तैयार है। दूसरा, चाइना के दबाव के बावजूद भारत ने वियतनाम के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप किया जिसमें कि अब ONGC वियतनाम में ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगा। तीसरा, लोग हमेशा कहते हैं कि भाई मोदी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, इसके बावजूद मोदी नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए पाकिस्तान में, और उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा भोंका पठानकोट अटैक के साथ। इससे सिर्फ भारत को ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया को यह देखने को मिला कि भाई देखो, पाकिस्तान जो है उसको सिर्फ एक ही जुबान आती है, वो जुबान है दुश्मनी की और वो जुबान है पीठ में छुरा भोंकने की। और ये बाकी दुनिया भी अब समझ रही है, जो अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रही है, और ये अब अमेरिका भी समझ रहा है, जो ट्रंप हमेशा बोलता रहता है कि भाई देखो पाकिस्तान को सिर्फ पीठ में छुरा भोंकना आता है। फिर उतना ही नहीं, मोदी ने ईरान के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाई है, चाबहार पोर्ट बनवा रहे हैं वहां पे। उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ भी एक अच्छी रिलेशनशिप बनाई है और उसके साथ ही साथ इजराइल के साथ भी एक अच्छी रिलेशनशिप बनाई है। तो उन्होंने 3 देश जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन तीनों के साथ इन्होंने एक अच्छी रिलेशनशिप बना रखी है, जो कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। मनमोहन सिंह का और कांग्रेस की एक पॉलिसी होती थी लुक ईस्ट, लेकिन मोदी की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट, जिसमें उन्होंने आसियान देशों के साथ और जापान के साथ और भी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाई है चाइना को काउंटर एक्ट करने के लिए। फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अच्छी रिलेशनशिप बनाई है, उससे बांग्लादेश ने हमारी नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिज्म है उसको खत्म करने में बहुत मदद की है। और इतना ही नहीं, मोदी ने जो भारत के बाहर इंडियन डायस्पोरा रहता है उसके साथ भी कनेक्ट करने का बहुत अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया को इससे फिर पता चलता है कि भाई भारत जो है वो अपने डायस्पोरा की फिक्र करता है, अपने डायस्पोरा की चिंता करता है। और सुषमा स्वराज ने और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो बाहर फंसे हुए भारतीय हैं, जो किसी मुसीबत में हैं, उनकी इतनी तेजी से मदद की है, उससे भी भारतीय डायस्पोरा को एक मैसेज जाता है कि भाई जो भारतीय गवर्नमेंट है वो तुम्हारी फिक्र करती है, और पूरी दुनिया को भी ये मैसेज जाता है। फिर इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, बिल गेट्स जैसे, कॉटलर जैसे लोग भी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ये रियलाइज कर रहे हैं कि भारत के जो प्रोग्राम्स हैं जो जनता की मदद के लिए मोदी ने लॉन्च किए हैं, उनसे जनता की काफी मदद हो रही है। तो भाई हुआ तो है, दुनिया देख रही है भारत को एक सीरियस इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे। तो ये जो सर्कुलर आर्गुमेंट का आप आरोप लगा रहे हैं ना मोदी के सपोर्टर्स के ऊपर, वो पूरी तरह से बोगस है।
फिर अगली फैलेसी जिसकी वो बात करते हैं वो फैलेसी है रेड हेरिंग। लेकिन ये एक लॉजिकल फैलेसी का भी नाम है, और जैसा ये नाम सजेस्ट करता है, इसका पर्पस है कि रियल आर्ग्यूमेंट से डिस्ट्रैक्ट करना। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिपोक्रेसी है, क्योंकि ये लोग खुद हमेशा मोदी के लिए रेड हेरिंग का इस्तेमाल करते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही दिखाया कि किस तरह से आकाश बाबू चीखते चिल्लाते रहते हैं कि भाई मोदी सारे इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहा है, मोदी पूरे देश के सभी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जबकि लेफ्टिस्ट जजों ने खुद बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सारा काम सही से हो रहा है। ये गफाल पे भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा फैलते रहते हैं कि भाई देखो मोदी कितना करप्शन कर रहा है, मोदी सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई हफाल का जो पूरा प्रोसेस था वो ट्रांसपेरेंट था। ये इस आर्ग्यूमेंट को रेड हेरिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और ध्रुव जी भी यही सारे आर्ग्यूमेंट यूज करते रहते हैं। वो उसके ऊपर से काउ लिंचिंग्स का आर्ग्यूमेंट भी फैलते रहते हैं कि भाई देखो मोदी की वजह से काउ लिंचिंग्स हो रही हैं। तो ऐसा है कि ये भी एक रेड हेरिंग है, क्योंकि ऑप इंडिया ने एक बहुत बढ़िया एक्सपोजे किया है इंडिया स्पेंड के ऊपर, ऑल्ट न्यूज जैसे और बीबीसी जैसे लोगों के ऊपर, जो काउ लिंचिंग्स का डेटा लेते हैं और उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के सिलेक्टिवली यूज करके एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप इंडिया की रिसर्च से यह पता कर चलता है कि आप अगर इस पूरे डेटा को ठीक से देखें तो इसमें कई चीजें हैं। इसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रोल है, इसमें आप देखेंगे कि जो स्मगलर्स हैं, जो बीफ स्मगलर हैं, वो किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में भारत बहुत पीछे है, और इन बहुत सारे लिंचिंग्स के इश्यूज में लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो काउ लिंचिंग्स के जो इशू हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं और इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये लोग रेड हेरिंग का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ये कहते हैं कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी का हाथ है। तो ये दोनों खुद रेड हेरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इनका अगला लॉजिकल फैलेसी है एड होमिनम। और फाइनली अगर आप अपने ओपोनेंट की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी आवाज ऊंची कर लीजिए, फिजिकली अटैक करने लग जाइए, पर्सनली अटैक करने लग जाइए, या फिर पर्सनली गालियां देने लग जाइए अपने ओपोनेंट को। तो इसे कहेंगे एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी। ये कहते हैं कि भाई अगर आप किसी के सवाल का, किसी के क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं दे सकते तो आप उनको गालियां देने लगते हैं, आप चीखने चिल्लाने लगते हैं, आप उनको तरह तरह की चीजें बोलने लगते हैं। तो ये ना किया करें। तो फिर ये क्या है? लेकिन ये डिबेट आकाश बैनर्जी के साथ नहीं होगी, बल्कि भक्त बैनर्जी के साथ होगी। यहाँ पर ये मैंने भक्तों में बहुत ये देखा है। अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो इस पूरी डिबेट में जो मैंने भक्त बैनर्जी के साथ करी, ये जो सारी लॉजिकल फैलेसीज हैं, इनमें से कुछ फैलेसीज एक से ज्यादा बार इस्तेमाल की गई हैं। एक ऐसी ब्रीड ने जन्म लिया है जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बीज कहते हैं। आप भी समझदार बन सकते हैं, देशभक्त बन सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, वरना अंधभक्ति के काल में आप भी मजे उठाइए। ये बढ़िया है, जो आपसे सवाल पूछे, जो आपको क्रिटिसाइज करे, उनको आप अंधभक्त बोलिए, उनको आप भक्त बोलिए, उनको आप ब्रेन डेड ज़ॉम्बी बोलिए। उसके बाद आप YouTube पे आइए और ज्ञान पे लिए और लोगों को एड होमिनम के बारे में नसीहत दीजिए। अरे यार, आप लोग अपने हर एक वीडियो में एड होमिनम करते हो, क्या बकवास है ये? देखिए ऐसा है, ये जो इन दोनों ने वीडियो बनाया है, इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही हिपोक्रेसी है, और इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस वीडियो पे एक रिबटल बनाना, एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है कि दोनों तरफ में बायस होते हैं, चाहे आप लेफ्ट हो चाहे आप राइट हो, दोनों तरफ के अपने अपने बायस होते हैं। मुझे भी कुछ बायस है, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन ये लोग आके ये नाटक करते हैं, ये ढोंग करते हैं कि भाई हम लोगों को तो कोई बायस है ही नहीं, हम लोग पूरी तरह से अनबायस्ड हैं, हम लोग तो बिल्कुल ही शुद्ध हैं, और ये जो राइट विंगर हैं, ये जो भक्त हैं, ये लोग सिर्फ बदमाश हैं, ये लोग सिर्फ इन लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये दोनों अपने हर एक वीडियो में इन लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करते हैं खुद। जो इनसे एग्री नहीं करता, जो इनको क्रिटिसाइज करता है, जो इनसे सवाल पूछता है, ये उनको तरह तरह के नाम बोलते हैं और फिर वर्चू सिग्नल करते हैं कि भाई देखो हम तो कितने पवित्र हैं, हम तो कितने शुद्ध हैं। ठीक है भाई, बनाते रहो वीडियो, काटते रहो जनता का। हाँ, तो ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इस हिपोक्रेसी को, इस फेक न्यूज को डिबंक करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जितना हो सकता है शेयर करें। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, तो क्या आपको उस वीडियो में वो हिपोक्रेसी दिखी जो मुझे दिखी? प्लीज अपने कमेंट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज एपिसोड को एक थम्स अप दे दे, एक लाइक दे दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है और इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको ये शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पेट्रियन के लिंक पे नीचे क्लिक करें और पेट्रियन पे जाके शो को सपोर्ट करें, जैसे भी ठीक लगे वैसे। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको ये शो पसंद है और अभी तक आपने शो पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे जाके शो पे सब्सक्राइब करें और यहां पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें,
फिर मिलेंगे।